हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, राइट। सो मोशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, उनकी गति कैसी होती है, किस तरीके से उनके बीच में फोर्स लगता है, कौन कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्लैडियस टॉल्मी थे, जिन्होंने बताया कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं वो जियोसेंट्रिक हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ इज एट द सेंटर। अर्थ जो है हमारी, अर्थ सेंटर पर है और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूम रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बाकी सारे सैटेलाइट्स, स्टार्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। इस सिचुएशन को जियोसेंट्रिक कहते हैं। ये टॉल्मी ने बताया, जियोसेंट्रिक, राइट। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने 1543 एडी में इन्होंने कहा सारा का सारा जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो हमारा हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? द सन इज एट द सेंटर, sun is at the center and other things are rotating around sun. Other planets like earth, mars, ये सब जो है सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ए हेलियोसेंट्रिक, राइट बेटा। इसके बाद कैप्लर्स आए। कैप्लर्स ने अपने 3 नियम्स दिए। हम इस चैप्टर में इन सभी चीजों को आती है कि ये जो सन है और अर्थ है, मार्स है, इनको जो है अपने पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन्हें अपनी पोजीशंस पे फिक्स रख रहा है, राइट। ठीक, तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा क्लास 11 में। इस तरह के फोर्सेस को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे, डिफाइन किया था न्यूटन ने। तो हम अब यहाँ से इसको हम शुरू करते हैं। तो जब फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस यूनिट में, दैट इज सेंट्रल फोर्सेस, राइट। सो व्हाट इज द सेंट्रल फोर्सेस? अब हम जो है सेंट्रल फोर्सेस देखेंगे। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? तो सेंट्रल फोर्सेस आर द फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस आर द फोर्सेस which are always directed towards or away from a fixed point or center and magnitude of the force is always a function of distance from the fixed point, right। सो बच्चों, सेंट्रल फोर्सेस क्या हो गए? सेंट्रल फोर्सेस है वो सारे, किसी भी तरह का फोर्स, वो सारे फोर्सेस जो हमेशा एक निश्चित बिंदु, एक फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर की ओर एक्ट करते हैं और जिनका मैग्नीट्यूड सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन होता है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, राइट, पॉइंट पी है। अगर फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगे, या तो अवे बाहर की ओर लगे या तो टुवार्ड्स अंदर की ओर लगे, तो ऐसे सारे फोर्सेस को हम कहेंगे सेंट्रल फोर्सेस, अगर इनका मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस पर, आप यहाँ P एक पॉइंट है, सेंटर हो गया आपका, और दूसरा पॉइंट P1 है,
इन दोनों के बीच की जो दूरी है P और P1, उनके बीच की जो दूरी है सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, दैट इज थीटा एंड फाई पर निर्भर नहीं करती। सो इसको किस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन हम लिखेंगे। सो F is a central force if the magnitude of the force is only the function of r। ठीक है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ r है, और इसकी दिशा क्या है, सिर्फ r के अलाउंग है। ये हमारा जो P पॉइंट हो गया, ठीक है, जो सेंटर हो गया, हमारा सेंटर हो गया। अगर हम P1 पॉइंट पर फोर्स की बात करेंगे तो ये P1 पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा जो है P की ओर होगा या P से बाहर की ओर होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r उस पर निर्भर करेगा। ये थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो फोर्स होगा, इस फॉर्म का फोर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। राइट। सो इसकी प्रॉपर्टीज अब देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी यही जो हमने बताई है वही इसकी प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे। राइट। force is always directed towards or away from a fixed point। यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड, यह हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगी। अगर हम जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी आर कैप की डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड इज फंक्शन ऑफ आर, इज फंक्शन ऑफ आर। आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, इसे हम जो है मैग्नीट्यूड का एफ आर की तरह लिखेंगे। राइट। तीसरा क्या है, सच फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो भी इसमें वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स ओनली, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। राइट। इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, द कर्ल ऑफ द फोर्स, कर्ल, इसी को हम क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको कोई फोर्स दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वह फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है या नहीं है, तो उसमें आप जो है क्या करेंगे, आपको उसका कर्ल निकालना है, और अगर कर्ल 0 आ जाता है तो इस तरह का फोर्स आपका जो है कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी है ऑफ सेंट्रल फोर्स है। पहला है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो रेडियल होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ आर, एंड द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। मैथमेटिकली इसी को लिखेंगे कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, और इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इस तरह का जो भी फोर्स होगा इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम उसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, दैट इज यू, इसी को ग्रेडियंट, ग्रेड माइनस साइन के साथ ऑफ यू। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं एक सेंट्रल फोर्स। तो एग्जांपल्स, सेंट्रल फोर्सेस के हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस। सो एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, एग्जांपल्स,
राइट। एग्जाम्पल्स हमारा पहला क्या हो जाता है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास बॉडीज, एक्टिंग बिटवीन टू मास बॉडीज, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर F हो गया आपका, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज एक्टिंग बिटवीन टू मास बॉडी, तो आपने क्या पढ़ा है, F इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एंड दिस इज ऑलवेज एक्टिंग, या तो ये अट्रैक्टिव है, अगर ये दो मास बॉडीज आप मान लीजिए, दो मास बॉडी यहाँ रखी है P1 P2 पर, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, यानी इस पर जो फोर्स होगा वो इसकी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इस पर जो फोर्स होगा इसके कारण अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट। ओके, सो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली आर कैप रेडियल डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये इस तरह का जो फोर्स है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। Gm1 m2 ये कांस्टेंट है, सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द force is a function of r only and its direction is along the radial direction, right। तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, दिस बिकम्स अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, राइट। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके बारे में बात करिए। लेट अस टॉक अबाउट, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, आपके पास एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, सो दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज always along the line joining these two charges। P1 P2 पर P और P1 पे दो चार्जेस रखे हैं, एक Q1 दूसरा Q2, कूलॉम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो कूलॉम्स लॉ में जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगा वो Q1 Q2 डिवाइड के प्रोपोर्शनल होगा और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साथ में जो दिशा होती है वो कैसी होती है, रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो ये अगेन आप देखिए मैग्नीट्यूड ये हो गया, मैग्नीट्यूड ब्रैकेट के अंदर है, और ये सिर्फ फंक्शन है आर का, Q1 Q2 कांस्टेंट हो जाते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, सो एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ आर का फंक्शन है, थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता है, और इसकी जो दिशा है वो क्या है, सिर्फ आर कैप है। इस तरीके से ये भी एक सेंट्रल फोर्स हो जाता है, राइट। और भी आप बहुत सारे फोर्सेस लिख सकते हैं जो कि आपका जो है सेंट्रल फोर्स हो जाते हैं। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर सेंट्रल फोर्स पढ़ लेते हैं तो फिर नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज द नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन सेंट्रल फोर्सेस, राइट। तो वो सारे फोर्सेस जो सेंट्रल नहीं है दे आर कॉल्ड एज ए नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ऑब्वियसली नॉन सेंट्रल फोर्सेस हमारे क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव हो गए। इनको हम जो है ऐसे फोर्सेस को हम जो है कर अगर निकालेंगे तो वो हमारा जीरो नहीं होगा, राइट। हम जो है ऐसे फोर्सेस को ग्रेडियंट के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। We cannot write F as a minus grad of some scalar u। u क्या है हमारा वहां पे, यहाँ पे स्केलर है, दिस इज स्केलर, राइट। हम इस तरीके से इसको नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल, पहला शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस, जैसे न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स यानी अब न्यूक्लियर फोर्स का मतलब फोर्स जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है या फिर उससे भी छोटे कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में लगता है, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये हमारे जो है क्या शॉर्ट रेंजेज फोर्सेस हैं, शॉर्ट रेंज
वीक फोर्सेस भी हमारे जो है नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस किनके बीच में लगता है? ये जब हमारा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है तब ये एक्ट करता है। रेडियो एक्टिव डिके, राइट, रेडियो एक्टिव अगर डिके होता है तब जो है हमारे जो ये वीक फोर्सेस है उन पर एक्ट करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो क्या हो गए सेंट्रल फोर्सेस एंड नॉन सेंट्रल फोर्सेस के बारे में